अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेसिकली हम ताइवान के इशू पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये इस पे पार्ट 3 है। 2 वीडियोस मैं इस इशू पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन दोनों वीडियोस में हमने डिस्कस क्या किया था, हमने लोकेशन पढ़ी थी चाइना और ताइवान की, और जो उनका मसला है उसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी इम्पोर्टेंस की कि ताइवान क्यों इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए, यूएस के लिए। फिर अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं कि चाइना ने यूएस को वार्निंग्स दी हैं, उसके अलावा चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं ताइवान के अराउंड, सही है। तो हमने इन सब को पढ़ा था, इन सब की वजूहात क्या है, और लास्ट में हमने देखा था इम्प्लिकेशंस के ताइवान के मसले की क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं यूएस चाइना रिलेशंस पर और ताइवान के लिए ख़ुद, ठीक है। तो आज हम इस पर थर्ड लेक्चर बना रहे हैं। इससे पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आओ, ताकि आपको पूरा कुछ समझ आ जाए, पूरा मसला था क्या और इश्यूज अभी क्या चल रहे हैं, डेवलपमेंट्स अभी क्या हुई हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो नैन्सी पेलोसी साहिबा ताइवान में लैंड कर गई थी 2 या 3 अगस्त को, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एक रात के लिए स्टे किया था। यहाँ पर नैन्सी पेलोसी साहिबा ताइवान के प्रेसिडेंट से मिली थी, उसके अलावा जो ताइवान के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं उनसे मिली थी, ठीक है। और वहाँ पर यही उन्होंने कहा था कि हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि यूएस सपोर्ट करता रहेगा ताइवान को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यूएस ताइवान को सपोर्ट करता रहेगा। नाउ अब ये मैंने कुछ हेडलाइंस शेयर की हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर की, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो क्या लिखा हुआ है। नैन्सी पेलोसी लैंड्स इन ताइवान डिफाइंग चाइनीज़ वार्निंग्स ऑफ अ मिलिट्री रिस्पांस, के मिलिट्री रिस्पांस की जितनी भी वार्निंग्स चाइना ने दी उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी साहिबा ने उनको खातिर में ना लाते हुए ताइवान में लैंड कर लिया, ठीक है। तो इससे चाइना को बहुत गुस्सा आया था, ठीक है। चाइना बहुत अग्रेसिव हो गया, चाइना ने बहुत इनसिक्योर भी फील किया इस चीज़ से, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी। अब चाइना से गुस्सा क्यों हुआ था विज़िट से? चाइना गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि एक यूएस की तरफ से कितने बड़े ऑफिशियल का विज़िट करना ताइवान को, ये 25 साल बाद हो रहा था, ठीक है। और एक किसी बड़े ऑफिशियल का विज़िट करना किसी एक पर्टिकुलर जगह को, इस चीज़ को सुपर इम्पोज करता है कि वो एक जो जगह है वो इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, ठीक है। तो इस वजह से भी इस वजह से भी चाइना काफ़ी इनसिक्योर हो गया था कि जो नैन्सी पेलोसी साहिबा है वो ताइवान को विज़िट क्यों कर रही हैं, क्योंकि ताइवान जो है वो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री या स्टेट नहीं है, रेदर इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। तो इस वजह से भी चाइना काफ़ी गुस्सा हो गया था। उसके अलावा एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी हिस्ट्री की। देखो, जब यूएस और चाइना के रिलेशंस बेहतर हो रहे थे, नॉर्मलाइज हो रहे थे, तो उस टाइम पे यूएस ने इस चीज़ पे एग्री किया था कि हम मानते हैं कि दुनिया में एक ही चाइना है, दैट इज़ मेन लैंड चाइना, जिसका कैपिटल बीजिंग है। ये यूएस ने उसी टाइम पे इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था, और साथ ये भी एक्नॉलेज किया था कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, सही है। ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s की, जब यूएस और चाइना के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे थे, ये उस टाइम की बात है। तब से यूएस जो है वो वन चाइना पॉलिसी को अडेयर कर रहा है कि यूएस कहता है कि भाई दुनिया में एक ही चाइना है, एक ही चाइनीज़ गवर्नमेंट है, और वो कौन सी है, वो मेन लैंड चाइना की। लेकिन साथ साथ अब यूएस की फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सा शिफ्ट भी आ रहा है। पहले पॉलिसी क्या थी, वन चाइना पॉलिसी थी, लेकिन अब थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजिक एम्बिगुअस किस्म का ना शिफ्ट आ रहा है यूएस की फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एम्बिगुअस किस्म का शिफ्ट आ रहा है। वो क्या है, वो ये है कि यूएस ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो एक्सेप्ट नहीं करता, रिकग्नाइज नहीं करता, लेकिन साथ साथ यूएस ताइवान को डिफेंस इक्विपमेंट सेल कर रहा है ताकि ताइवान खुद को चाइनीज़ एग्रेशन से बचा सके, ठीक है। तो इस पे चाइना बार बार यूएस को प्रोटेस्ट करता है, मना करता है यूएस को कि आप डिफेंस इक्विपमेंट ताइवान को सेल नहीं करो, लेकिन इसके बावजूद यूएस इस चीज़ को नहीं मानता और डिफेंस इक्विपमेंट
ताइवान को सेल करता है। तो दैट इज़ वाई चाइना इस वजह से भी गुस्से में आ रहा था कि अब जब आप ताइवान को विज़िट भी करोगे, ठीक है, ताइवान को डिफेंस इक्विपमेंट भी सेल करोगे, तो इट मीन्स आप ताइवान को कोशिश कर रहे हो कि जो वन चाइना पॉलिसी है आप उसको चेंज करो, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो कि ताइवान को सम काइंड ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे अराउंड 170 कंट्रीज़ वो रिकॉग्नाइज नहीं करते ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। तो इस तरह से विजिट्स करना और इस तरह से इक्विपमेंट सेल करना, ये सारी कुछ चीज़ें, ये किस्म का ना ताइवान को आप एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ वाई चाइना वाज इन्फ्यूरिएटेड, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है आपने। अब मिलिट्री एक्सरसाइज करना एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है। आप अपने एडवर्सरी को, आप अपने जो आपका राइवल होता है उससे आप बता रहे होते हो, उसको आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखा रहे होते हो, बेसिकली शो ऑफ कर रहे होते हो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ का। तो चाइना ने भी वही शो ऑफ किया ताइवान के सराउंडिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर कर। अब उसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि चाइना ने वहाँ पर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए थे, वहाँ पर चाइना ने अपने सबसे जो डेंजरस और लीथल एयरक्राफ्ट्स हैं, दैट इज़ J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, चाइना ने वो इस्तेमाल किए, ठीक है। तो इससे चाइना एक मैसेज दे रहा था अपने राइवल्स को और स्पेशली यूएस को कि भाई ताइवान एक रेड लाइन है, उसे क्रॉस मत करो, ठीक है। और साथ साथ चाइना ने, मतलब चाइना इतना आगे तक चला गया कि चाइना ने इवन के मिसाइल भी टेस्ट किए हैं, ठीक है। इन्हीं मिलिट्री एक्सरसाइजेस में चाइना ने मिसाइल्स भी टेस्ट किए हैं। सो दैट इज़ वाई ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि चाइना ने क्या किया है, चाइना ने जो नैन्सी पेलोसी साहिबा हैं, इनकी पूरी फैमिली पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। सैंक्शंस के मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनकी पूरी फैमिली अब चाइना को विज़िट नहीं कर सकती, ठीक है। और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन इनकी फैमिली नहीं कर पाएगी जिसमें चाइनीज़ कोई बैंक वगैरह इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो देखो बहुत से इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा नैन्सी पेलोसी साहिबा को, क्योंकि वो ऑफिशियल विज़िट पे ही चाइना अगर गई तो गई, उसके अलावा तो चाइना जाते ही नहीं है अमेरिकन इस तरह, ठीक है, जब तक कोई ऑफिशियल विज़िट हो ना। तो अगेन ये भी एक सिंबॉलिक जेस्चर ही है, एक डिप्लोमेटिक आप अपना गुस्सा शो कर रहे हो, एक सिंबॉलिक जेस्चर है ये भी, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, आई थिंक जो सबसे मेरे ख्याल से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है वो ये है कि चाइना ने ताइवान के इस मसले पे यूएस के साथ अपनी कोऑपरेशन को रोक दिया है कि हम यूएस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे ऑन 8 स्पेसिफिक इश्यूज़, ठीक है। 8 इम्पॉर्टेंट मसले हैं, उस पर चाइना और यूएस कोऑपरेट नहीं करेंगे। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई? बिकॉज देखो दुनिया में इस टाइम पे 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट मसले चल रहे हैं, सही है। उसमें एक जो सबसे बड़ा इशू है वो क्लाइमेट चेंज का है, और दुनिया में 2 कंट्रीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए एक चीज़ समझो कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इट मीन्स कि दुनिया में जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा दुनिया में फ्लड्स आ रहे हैं, इस वजह से ड्रॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। जो रेन्स हैं उनके पैटर्न शिफ्ट हो गए हैं, और भी बहुत सी रीजंस हैं, ठीक है। जो एवरेज टेम्परेचर है पूरी दुनिया का वो बढ़ गया है, सही है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह इसकी है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस। द एमिशंस ऑफ CO2 इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग की एमिशंस हैं, सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस हैं, इसके पीछे 2-3 कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज़्यादा दुनिया में एमिशंस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एमिटर है चाइना, फिर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फिर है इंडिया। सो इसलिए अगर आपने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को रोकना होगा, उसको कम करना होगा, जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट में कहा भी गया है, ठीक है। और अगर इसको आपने कम करना है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को, तो आपको जो दोनों बड़े एमिटर्स हैं, दैट इज़ चाइना एंड यूएस, इन दोनों को एक पेज पे बैठना पड़ेगा, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और इस मसले को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा,
मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग का मसला है इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, कोई ऐसा सोल्यूशन देना पड़ेगा ताकि दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी ग्लोबल वार्मिंग के इशू को, जो इस टाइम पे पूरी दुनिया के लिए मसला है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, तभी हम इसको काउंटर कर पाएंगे, इस मसले को रिजॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए इन दोनों कंट्रीज़ की मफाहिमत बहुत ज़रूरी है। सही है, दैट इज़ वाई मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एक धचका है पूरी दुनिया के लिए, क्लाइमेट चेंज पे कोऑपरेशन ना होना। सही है। उसके अलावा ये नैन्सी पेलोसी साहिबा का बयान था जापान में जब वो पहुंची। ठीक है, यहाँ से ताइवान से निकल के डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट करते हुए वो जापान पहुंची। जापान में उन्होंने ये बयान दिया था कि चाइना ताइवान को आइसोलेट नहीं कर सकता, चाइना ताइवान को रीजन में अकेला नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ताइवान के साथ हम भी खड़े हैं, यूएस खड़ा है, यूएस के एलाइज खड़े हैं। ठीक है, तो ताइवान अकेला नहीं है चाइना के अगेंस्ट। तो इस तरह से यानी कि किस्म का ताइवान को इम्बोल्डन करके गया है और साथ साथ चाइना को चैलेंज भी करके गया है यहाँ पर यूएस का जो डेलीगेशन था। सही है, तो इससे सिचुएशन ख़राब ही हुई है, बेहतर नहीं हुई। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना यार, जो मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, वो है न्यू नॉर्मल का। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बेसिकली ये चीज़ है कि देखो, कल तक ये समझा जाता था कि यार, इवन कि हर जगह पे ये बात होती थी कि अगर रीयूनिफिकेशन हुई भी ना, कि अगर ताइवान चाइना का वापस पार्ट बना भी तो पीसफुल मीन्स से होगा। और चाइना ने भी हमेशा यही कहा है कि ताइवान हमारा पार्ट है और हमारा पार्ट ही बनेगा, लेकिन पीसफुल मीन्स से। हम ताइवान के साथ इकोनॉमी की बात करेंगे, हम बिज़नेस की बात करेंगे, लिबरलिज़म की बात करेंगे, ट्रेड होगी हमारे बीच, और ताइवान और हम एक दूसरे के साथ इतना इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे कि हम ऑटोमेटिकली एक रीयूनिफिकेशन हो जाएगी। सही है, कल तक ये बात हो रही थी, लेकिन इस विज़िट से क्या हुआ है, इस विज़िट से आपके पास सिचुएशन ख़राब हो गई है। अब एवरी नाउ एंड देन हर राइटर ये लिख रहा है कि चाइना इन्वेड ना कर दे ताइवान को, वैसे ही जैसे रशिया ने इन्वेड कर दिया है यूक्रेन को। ठीक है, तो अब ये डिस्कशंस ओपन हो गई हैं। तो एक किस्म का जो कल तक एक चीज़ बहुत ही, आप समझ लो कि जो जिसके बारे में बात नहीं की जाती थी, दैट वाज द इन्वेजन ऑफ चाइना, अब वो काफ़ी नॉर्मल हो गया, उस पर डिस्कशंस हो रही हैं। तो इसने, इस पूरे मसले ने एक किस्म का एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दिया है चाइना को ताइवान को इन्वेड करने का। ठीक है, एक न्यू नॉर्मल बन गया है चाइना के लिए कि ठीक है यार, चाइना को अब इस प्रिटेक्स्ट पे मौका मिल गया है, वो आराम से ताइवान पे हमला कर सकता है। अगर हमला ना भी करे तो ताइवान को किसी और तरीके से प्रेशराइज कर सकता है बाय यूजिंग सम सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। ठीक है, लेकिन ये किया है इस विज़िट ने। इस विज़िट से अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई बड़ी आउटकम नहीं आई ताइवान के लिए, कोई ऐसे व्हाट शुड आई से, कोई ऐसे आप कह लो कि अनाउंसमेंट्स नहीं हुई, कोई ऐसी डील्स नहीं हुई जिससे ताइवान बहुत ही सिक्योर फील करे। रेदर इसने चाइना को मौका दे दिया है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी ये बात कि चाइना में इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो रही है बिकॉज ऑफ यू नो दैट कोविड थिंग, और बाकी वजूहत से उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर इस पूरे मसले ने एक नेशनलिज्म का जो फैक्टर है उसको उजागर कर दिया है पूरी पॉपुलेशन में। ठीक है, तो उससे अब इससे उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। जब वो एक हार्ड स्टांस लेंगे ताइवान पे तो ऑटोमेटिकली उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। सही है, सो ये पूरा का पूरा इशू था। इस पे लास्ट बात बस कहने को ये है कि इस पूरे विज़िट का जो नैन्सी पेलोसी साहिबा ने विज़िट किया है, इसकी कोई बड़ी आउटकम नहीं आई ताइवान के लिए। ठीक है, लेकिन इससे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई है चाइना को अपना मसल फ्लेक्स करने की। ठीक है, ताइवान में, रीजन में। ठीक है, सो इसका टोटल ये है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। कोई बात वैसे गलत हो गई हो या कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया हो तो उसके लिए माजरत। और खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।